भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा। हर एक राजनीतिक दल में उनकी अच्छी पकड़ थी और 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था और सीधा मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार पीएस संगमा से था, जिनको उन्होंने बड़ी आसानी से हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के किरणहार शहर के नजदीक मिराती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और मां का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। उनकी शादी 22 साल की उम्र में 13 जुलाई 1957 को सोवरा मुखर्जी के साथ हुई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं और वो पढ़ने, बागवानी करने और संगीत सुनने के बहुत शौकीन थे। प्रणब के पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से लेकर 1964 तक सदस्य और वीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरोध की वजह से 10 साल से ज्यादा जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूम जिले के सूर्य विद्यासागर कॉलेज में पढ़ाई की, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। वो एक वकील और कॉलेज लेक्चरर भी रह चुके थे। उन्हें मानद डीलिट उपाधि भी मिली है। उन्होंने बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वो बांग्ला प्रकाशन संस्थान डेशेर डाक में भी काम कर चुके हैं। उनका संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी वो सांसद रह चुके हैं। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्र उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। प्रणब मुखर्जी सन 1982 से 1984 तक केंद्र सरकार के कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका में एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। उनका कार्यकाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया था। फिर उनका राजनीतिक करियर उस समय पुनर्जीवित हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार वित्त मंत्री के रूप में काम किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी सन 1985 के बाद कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे। सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री होने का गौरव हासिल हुआ। 10 अक्टूबर 2004 को प्रणब मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रहे। सन 1984 में उन्होंने IMF और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। जब सोनिया गांधी न चाहते हुए भी राजनीति में शामिल होने के लिए राजी हुई, तब प्रणब मुखर्जी उनके खास सलाहकार हुआ करते थे, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में उन्हें कई मिसालों के जरिए ये बताया कि उनकी सास इंदिरा गांधी किस तरीके से ऐसी हालत से निपटा करती थी। 24 अक्टूबर 2006 को जब उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह AK एंटनी ने ली।
मुखर्जी की मौजूदा विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत अमेरिका के सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर समूह के साथ हस्ताक्षर भी शामिल हैं। सन 2004 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने भारत का वार्षिक बजट पेश किया और इस बजट में उन्होंने क्षुब्ध करने वाली फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के टैक्स रिफॉर्म्स की घोषणा की। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्रों की योजना के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन जैसी बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया है। प्रणब मुखर्जी को एक अच्छे जोड़ तोड़ का हुनर रखने वाले संकट मोचक नेता के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। पश्चिम बंगाल से लेकर देश और दुनिया की राजनीति में उनका अहम योगदान है। प्रणब मुखर्जी ने एक किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 भी लिखी है। TV9 भारतवर्ष की ओर से प्रणब मुखर्जी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।